हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का 4 मार्च को विज्ञान का पेपर है। आप सभी को विज्ञान का वायरल पेपर करा रहे हैं। इस पेपर का आप लोग संपूर्ण हल करके ही बोर्ड के एग्जाम में जाइएगा। आप मैथ का पेपर में देखे होंगे कि आपके मैथ के पेपर जो कराए थे उसी में से मैक्सिमम सवाल बोर्ड के एग्जाम में आया था। एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर नहीं गया था, बस आपका डाटा चेंज था। लेकिन आपके जो कंसेप्ट और जो रूल बताए थे वही रूल पे सारे के सारे सवाल आपके आए थे। जितने छात्र यदि मेरा वीडियो देखे थे वो छात्र कमेंट में कर सकते हैं कि जो सवाल पढ़ाया गया था वो आया था कि नहीं आया था। सेम टू सेम आया था, हम मिलाए थे सवालों को। ठीक है, देखिए ये पेपर का सेट ईके है। आपको इसी प्रकार से जो पेपर करा रहे हैं इन पेपरों को करके बोर्ड के एग्जाम में चले जाइए। आपकी एक भी क्वेश्चन आपका नहीं इधर उधर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका ये जो समय मिलेगा पेपर हल करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा और पूर्णांक रहेगा टोटल 70 नंबर का। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा रहता है अनुक्रमांक लिखने के लिए और अपना नाम लिखने के लिए। यहाँ पे देखिए कुछ नोट चीज दिया है। नोट वही है कि 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ना रहता है। अभी तक आप हिंदी और मैथ का पेपर दे चुके हैं तो आप सभी को ये निर्देश के बारे में पता होगा। लेकिन देखिए विज्ञान के कुछ निर्देश कुछ अलग होते हैं, इनको देखना जरूरी होता है। देखिए क्या है इसमें, यहाँ निर्देश में है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड अ और खंड ब में 2 भागों में बटा होगा। खंड अ देखिए यहाँ भी ध्यान दे रहा है, खंड अ और जो खंड ब है इसमें जो है 3 उपभाग होंगे। उपभाग 1 में, उपभाग 2, उपभाग 3 होगा। इस प्रकार से 3 भागों में बटा होगा। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न आपसे रहेंगे, जिनमें से सही विकल्प चुनकर OMR उत्तर पत्र पर नीले पेन से काले बाल पॉइंट से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। OMR उत्तर पत्र पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटना है, न इरेजर न वाइटनर, इन सब का कदापि प्रयोग आपको नहीं करना है। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया जाएगा। खंड ब में जो आपका रहेगा वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे, यानी लिखित प्रश्न रहते हैं आपके। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित किए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का रहेगा। खंड ब के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्न एक साथ करना आपको आवश्यक है। प्रत्येक उपभाग नए पृष्ठ से प्रारंभ कीजिएगा। सभी प्रश्न आपको करना क्या रहेगा, अनिवार्य है। ये निर्देश तो आप पहले से जान गए, बस इसमें मेन पॉइंट आपका क्या था, नया में निर्देश आपका था ये था। ये सब निर्देश आपको जो हिंदी का पेपर दिए हैं और मैथ का पेपर दिए हैं दोनों में सेम टू सेम निर्देश रहता है। बस एक निर्देश जो होता है ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना था। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न को हल करेंगे, यहाँ पे सवाल देख सकते हैं पूरा दम। चलिए यहाँ पे देखिए आप खंड अ, ठीक है, पहले खंड अ के बहुविकल्पी प्रश्न को हल करेंगे। देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, आप दोनों लैंग्वेज चाहे तो देख सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु का वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उस अवतल दर्पण के किस स्थिति में रखना होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वास्तविक भी बनना चाहिए और बड़ा प्रतिबिंब बनना चाहिए। यदि आपको प्रतिबिंब बड़ा बनाना है तो वस्तु को कहाँ पे रखना होगा। देखिए वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वस्तु के आकार के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पे तो रख नहीं सकते हैं। वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F के बीच में रखेंगे तो यहाँ पे प्रतिबिंब बड़ा बनता है। दर्पण के ध्रुव पर रख के कोई प्रतिबिंब तो आपका बनता नहीं है। दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच में, देखिए आप यहाँ पे कि दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच रखेंगे तो आपका बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक चीज़ समझ लीजिएगा कि जैसे ये आपका दर्पण है ना, ये अवतल दर्पण है, आइए मुख्य अक्ष, ये होता है आपका P ध्रुव और ये होता है आपका फोकस और ये होता है वक्रता केंद्र। वस्तु को जितना इसके पास में रखेंगे, जितना इसके पास में रखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनता है। और यहाँ पे क्या कहा है, वास्तविक और बड़ा बनता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे यदि वस्तु को रखा जाता है ना तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी, और कैसा बनता है, और बड़ा बनता है। आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, वास्तविक। तो देखिए यहाँ पे ये थोड़ा ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत है, ये आपको बता दी, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए जहाँ पे आप क्या करेंगे कि वस्तु को जितना दर्पण के पास में रखेंगे तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है। लेकिन जब वो F और P के बीच में रखते हैं तो इसके द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है आभासी बनता है और बड़ा बनता है। तो इस चीज़ को
ध्यान रखिएगा। तो वस्तु को यदि आप फोकस पे रख दें, वक्रता केंद्र इसके बीच में रखेंगे तो आपका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो इस ऑप्शन के अनुसार आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यदि ऑप्शन में दिया रहता कि एफ पे रखने पर तो आपका एफ वाला सही होता। समझ में आ गया ना। तो ऑप्शन के अनुसार आपका बी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे ये गलत बता दिए आपको, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अगले ऑप्शन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में प्रश्न को देख सकते हैं। वही प्रश्न है पहले वाला। दूसरा वाला देखिए आपका, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। लेंस की क्षमता की इकाई क्या होता है आपका, तो देखिए लेंस की क्षमता का पहले बता देखिए P=1/F होता है। ये पहले जानते रहिएगा। अब यहाँ पे देखिए कि एफ का मात्रक मीटर होता है तो ये क्या हो जाएगा, प्रति मीटर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षमता का ये फार्मूला याद भी रखिएगा। इसका मात्रक प्रति मीटर भी होता है, साथ में इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर भी होता है। क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है, दोनों मात्रक याद रखिएगा। आपसे पेपर में दोनों मात्रक पूछा जाता है और ये इंग्लिश में है। देखना चाहते हैं तो प्रश्न को देख सकते हैं। और आपका पेपर देखे होंगे गणित का कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूछता है, इसलिए यहाँ पे दोनों लैंग्वेज वाला आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। ये दोनों लैंग्वेज आप देख सकते हैं। अगला देखिए कि एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण, देखिए अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग में होता है। देखिए प्रश्न आपका फिक्स है कि आपसे विचलन पूछता है, प्रकीर्णन पूछता है, अपवर्तन पूछता है। सब तो इसमें सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक या विचलन या प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है, बैगनी। तीनों का बैगनी एक आपको बता चुके हैं, तो इसको एकदम याद रखिएगा। ठीक है, कम किस रंग का होता है, तो लाल का क्या होता है, विचलन भी कम होता है, प्रकीर्णन भी कम होता है। ठीक है, अपवर्तनांक भी कम होता है। लेकिन जब अधिक पूछेगा तो अधिक किसके लिए होता है, बैगनी रंग के लिए। ये इसका इंग्लिश लैंग्वेज में देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आपका अगला नंबर का है कि सूर्य श्वेताब प्रतीत होता है, यानी सूर्य कब श्वेताब प्रतीत होता है, सूर्योदय के काफी पूर्व में, सूर्योदय के एवं सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के काफी बाद या दोपहर के समय। आपका जो सूर्य होता है सफेद जैसा या श्वेताब का प्रतीत होता है तो दोपहर के समय ये प्रतीत होगा। आप देखे होंगे जब सूर्य एकदम दोपहर 12 बजता है तो देखे होंगे प्रकाश की किरण क्या होता है, श्वेताब की तरह होता है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है। देखिए चालक का प्रति, इसको तो एकदम पढ़ के जाइए, R=ρ/a वाला। देखिए R जो निर्भर करता है चालक के लंबाई पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, और इसके वाला क्या आता है, प्रतिरोधकता, यानी पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है। और साथ में ताप के ऊपर भी प्रतिरोधकता ये निर्भर करता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस पे प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, तो देखिए चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट पर, और चालक के घनत्व यानी पदार्थ के घनत्व में भी निर्भर करता है। लेकिन चालक का आकार कैसा है इसके ऊपर चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। इसी तरह सारे क्वेश्चन को एकदम कंसेप्चुअल बताएंगे जिससे आपके सारे क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट न रह जाए। फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए ये है आपका 5वां नंबर का, इंग्लिश में आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। अब देखिए 6वां नंबर का क्या है आपका, कि जब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणाम प्रतिरोध न्यूनतम हो। न्यूनतम मतलब होता है कम से कम प्रतिरोध प्राप्त हो। देखिए जब प्रतिरोध के इस प्रकार, देखिए संयोजन कितना प्रकार, 2 प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम में होता है, एक समांतर क्रम में होता है। 2 ही होता है, 2 ही प्रकार से कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना है। देखिए जब अधिक प्रतिरोध प्राप्त करना रहेगा, अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि कम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो उस समय आपको प्रतिरोध को किस में जोड़ना रहेगा, समांतर क्रम में जोड़ना रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि सभी को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो आपको प्रतिरोध क्या मिलेगा, न्यूनतम मिलेगा। लेकिन जब अधिकतम कहेगा तो प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब दोनों में थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला देखिए यही प्रश्न आपका इंग्लिश लैंग्वेज में देख लीजिए, आप देखना चाहते हैं तो अगला देखिए। अगला है कि एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेंगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, ओम का नियम। तो कौन से नियम का सहायता लिया जाता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम की सहायता लिया जाता है। तो एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम
ओम का नियम क्या होता है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जरूर पढ़ के जाइएगा। 100% इन पॉइंटों में से आपका बोर्ड के एग्जाम में सवाल जरूर आता है। ठीक है, चलिए अगले नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपके सामने अगला नंबर का क्वेश्चन भाग 2 है। ठीक है, उपभाग 2 है। उपभाग 2 में क्या है कि रसायन विज्ञान के सभी सवाल आपसे पूछे गए हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम पढ़ के सुनाते हैं, हो सकता है स्पष्ट ना दिखाई दे रहा हो आपको। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो देखिए आपको सक्रियता श्रेणी पढ़ाया गया। सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर तत्व होता है वही हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। तो देखिए यहाँ पर तांबा दिया है, सोना दिया है, पोटेशियम दिया है, एल्युमिनियम। तो ठंडे जल से हाइड्रोजन को जो विस्थापित करता है, एक तो के करता है, एक EN करता है, मतलब पोटेशियम करता है, सोडियम करता है। तो ऑप्शन में देखिए पोटेशियम दिया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यदि दोनों में से पूछेगा कौन है तो सबसे ऊपर ये होता है, तो पोटेशियम ज़्यादा करता है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप। अगला देखिए 9 नंबर का आपका क्या है कि निम्नलिखित में से एल्केन का सूत्र आपको बताना है। तो देखिए आपको बता देते हैं इसका कुछ कंसेप्ट। देखिए एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता एल्काइन होता है, एल्काइन। ठीक है, देखिए एल्केन में जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस तरह होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको एल्कीन पूछा है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड याद रखिएगा। अब देखिए ऑप्शन में डबल बॉन्ड कहाँ पे दिया है, तो ये बी वाला ही सिर्फ दिया है, और कहीं पर देखिए आपको डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा। तो एल्कीन का ये सूत्र हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान आपको बताना है कि इसका पीएच मान क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे बस आपको ये पता होना चाहिए कि लाल लिटमस, एक विलयन में लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो जब ये नीला करता है तो आपका इसमें क्या होता है, तो देखिए लाल लिटमस जो होता है किसी भी विलयन को यदि नीला कर रहा है तो कैसा प्रभाव दिखाता है, तो क्षार का प्रभाव दिखाता है, और क्षार का प्रभाव क्या होता है, 8 से अधिक होता है। जिसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कि क्षार का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक बड़ी संख्या क्या है आपका, 8 है। तो इसलिए इसका सही जवाब ये हो जाएगा। ये इसका इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, अगला देखिए आपका है कि क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। जो क्लोरीन होता है यानी Cl2 होता है, इसमें कौन सा आबंध पाया जाता है, आयनिक, द्विसंयोजी, एक संयोजी, त्रिसंयोजी। इसमें कौन सा संयोजी बंध पाया जाता है, तो एक संयोजी आबंध पाया जाता है। इसलिए कि इसे जो क्लोरीन होता है एक एक इलेक्ट्रॉन की ही साझेदारी करता है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका इंग्लिश लैंग्वेज है, देख सकते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 12 नंबर का कि जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ आपको बताना है। कि जल को जीवाणु रहित बनाना है तो कौन सा पदार्थ प्रयोग करेंगे, तो विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फार्मूला याद रखिएगा इसका, ये पेपर में पूछ देता है क्या होता है विरंजक चूर्ण का। देखिए विरंजक चूर्ण बोलिए, क्या इसी को ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है। तो CaOCl2 होता है जो जीवाणु रहित बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए धामन सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, फिटकरी हो गया, इन सब का फार्मूला आप जरूर पढ़ के पेपर में जाइएगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्न क्या है 13 नंबर का, यही इसका इंग्लिश लैंग्वेज है। यहाँ पे देख लीजिए 13 नंबर का प्रश्न, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है प्रतिस्थापन, योगात्मक वियोजन, उभय अपघटन। देखिए जब आयनों के आदान प्रदान के द्वारा नया यौगिक बनता है तो वहाँ पे उभय अपघटन अभिक्रिया होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप प्रतिस्थापन, योगात्मक वियोजन, इन अभिक्रियाओं को जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यही सब प्रश्न आपका आएगा। अगला देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में, यहाँ से प्रारंभ होता है उपभाग 3, जिसमें जीव विज्ञान के प्रश्न आपसे पूछा गया है। करा पादप में जाइलम का कार्य होता है। तो जाइलम में क्या होता है, जल का संवहन होता है। तो देखिए यहाँ से याद करना भी आसान है। यहाँ से ज ले लीजिए, आपको बार बार एक चीज बताते रहे, यहाँ से ल ले लीजिए, तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, जल। और जल जिसमें मिलेगा वही जल का परिवहन करेगा। इसके साथ में भोजन का परिवहन कौन करता है, तो ये होता है फ्लोएम, इसको भी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, भोजन का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम। जल का परिवहन कौन करता है, ये करता है आपका, ठीक है, जाइलम। तो ये दोनों आप देख सकते हैं। अगला देखिए ये इंग्लिश लैंग्वेज में आपका, इसका हिंदी लैंग्वेज, ये 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए,
आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का प्रयोग किया था? तो ये पौधे का प्रयोग किया था मटर का। यहाँ पे याद रखिएगा, मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था? तो मटर पे। मेंडल किससे संबंधित है? आनुवंशिकता के नियम से संबंधित है। ये सारे प्रश्न आप साथ में याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, इसका देखिए यहाँ पे 16 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यानी मादा मतलब स्त्री में कौन सा नहीं पाया जाता है? देखिए आपकी स्त्री में अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है, डिंब वाहिनियाँ होती है, लेकिन शुक्रवाहिका जो होता है मादा में नहीं होता है। शुक्रवाहिका किस में होता है? तो नर में होता है, यानी मनुष्यों में होता है। मनुष्य में किस में? पुरुष में होता है। ठीक है, यह शुक्रवाहिका पुरुष में पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए अगला है आपका यहाँ पे ये इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पे देखिए 17वां क्वेश्चन का, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी मतलब पेड़ पौधा जब अपना भोजन कैसे बनाते, उस समय भोजन बनाते समय उनको क्या क्या आवश्यकता होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की और सूर्य का प्रकाश, इन तीनों की आवश्यकता होती है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो इन तीनों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप 17 नंबर देख लीजिएगा। 17 का इंग्लिश लैंग्वेज देखना चाहते तो देख सकते हैं। 18 देखिए, समजात अंगों का उदाहरण है। यहाँ पे देखिए समजात अंगों का उदाहरण कौन सा है? जैसे हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपात, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास की उभरी भूअस्तरी। इसका सही जवाब क्या होगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इसका इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला क्या है आपका? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। यानी मुकुलन किस में होता है ये याद रखिएगा जरूर। ठीक है, अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमानिया में। यानी मुकुलन की जो प्रक्रिया होती है किस में होती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए मुकुलन की जो प्रक्रिया होती है ईस्ट की में होता है, तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके साथ में एक हाइड्रा होता है, उसमें भी मुकुलन की प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा, ईस्ट में ज़्यादा होता है, इसलिए इसी ऑप्शन के अनुसार जो लगाना है आपको ईस्ट लगाना है। ठीक है, अब देखिए अगला देख लीजिए 20 नंबर का, प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्राकृतिक वर्णवाद का जो प्रतिपादन किया था ये किए थे डार्विन साहब ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पे 20 बहुविकल्पी प्रश्न बताए हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि 20 में से कितने आपके प्रश्न सही हुए हैं। आप सभी प्रश्नों को एकदम डिटेल में बताएं। फिर भी किसी प्रकार के प्रश्न पर डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए खंड ब वाले जितने भी सवाल हैं यहाँ पे देख के आप हल करना चाहते हैं तो इसको हल कर लीजिएगा। यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका पार्ट 2 लाएं, जिसमें पार्ट 2 में क्या करेंगे कि इसके जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपको डिटेल में हल करवाएंगे। सभी प्रश्न जो है आपको डिटेल में हल करवाएंगे। यदि आप कमेंट करेंगे तो इसका पार्ट 2 जरूर लाएंगे, जिसमें आप सभी को प्रश्नों को करा देंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।